हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हम अशोक चैप्टर पढ़ रहे थे और यहाँ तक हमारा 71 तक, पेज नंबर 71 तक कंप्लीट हुआ था। आगे पढ़ते हैं थोड़ा। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य है हमारा इंडिया में, उसका नाम प्राचीन मतलब पुराना नाम क्या था? कलिंग। ठीक है, जिसको हम मानचित्र 5 पर देख सकते हैं, पेज नंबर 68 पर हम देख के आ चुके हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। पेज नंबर 68 पर जो आपका मानचित्र है उसमें देख सकते हैं हम ये ठीक है। कहाँ है कलिंग? ये रहा, ये कलिंग है। और यहाँ पर क्या है? आज के वक्त में उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य को ही प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। ठीक है, चलिए वापसी चलते हैं अपने सबक पर जी। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। वितृष्णा क्या है? वितृष्णा मीन्स आपका यानी घृणा, मतलब ऐसा दुश्मनी सी। ठीक है, तो उन्होंने फैसला लिया कि भविष्य में यानी फ्यूचर में वो कभी युद्ध नहीं करेंगे किसी से। अब अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। कर्मकांड यानी पूजा पाठ वगैरह, इसका मतलब अशोक का धर्म क्या था? मतलब जो उसने धर्म अपनाया था या उसने धर्म जो ईजाद किया था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, किसी देवता की पूजा की ज़रूरत नहीं थी या कोई भी जो हवन वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हुआ करती थी, ये तमाम चीज़ें उसमें नहीं थीं। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। यानी ये तमाम बातें हुआ करती थीं। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। यानी अशोक ने एक नया धर्म शुरू किया था जिसका नाम था धम्म, जो अशोक खुद उसको मानता था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, यहाँ तक कि जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की वहाँ अपनी प्रजा के लिए। अशोक के संदेश, और फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा हमारा चैप्टर। ठीक है, अब अशोक के क्या संदेश थे उसको भी पढ़ लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के लिए बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ये अशोक का जो है संदेश है। वो कहते हैं कि
जो कर्म कांड वगैरह करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, वो किसी काम की नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो वो रियलिटी में क्या है कि वो अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है दूसरों के मुकाबले। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। बहुत सी बातें हैं जो आज भी हैं मौजूद, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना मौजूद है आज के दौर में। बड़ों का आदर करना कुछ परसेंट घटा है बट आज भी आदर करते हैं, ठीक है। सभी जीवों पर दया करना, इसमें थोड़ा सा दया करने का मतलब कुछ ये हो सकता है भाई शिकार ना करना, ठीक है। और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ब्राह्मणों श्रमणों यानी गरीबों को दान देना आज भी होता है। तो यानी कुछ बातों में थोड़ा सा हल्का फुल्का बदलाव आया है, लेकिन आज भी ये तमाम बातें मौजूद हैं। तो यहाँ पर कुछ लिपियाँ दी हुई हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए, आ किसमें? देवनागरी में यानी हिंदी में किस तरह लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है। अगर आ को हम ब्राह्मी लैंग्वेज में देखें तो इसकी ये है हमारा आ, और अगर हम बंगाली में देखें, बंगला लैंग्वेज में देखें तो आ का तरीका ये है, ठीक है। मलयालम में इस तरह और तमिल में इस तरह। तो ये हमारी अलग भाषाओं के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए है। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। कब? 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। इसकी वजह क्या थी? जो कहाँ पर? उत्तरी सीमा यानी नॉर्थ बॉर्डर, ठीक है, की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। जो चीन की दीवार है वो कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? चीनी सम्राटों से कैसे भिन्न था, हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ
उपयोगी शब्द हैं, पढ़ लेते हैं। साम्राज्य यानी जो हमारा जिस राज्य पर, ऐसा बड़ा राज्य जिस राज्य पर शासन किया जाए वो साम्राज्य है। ठीक है, बड़ा राज्य, छोटे छोटे राज्य नहीं। राजधानी यानी जहां से राज किया जाए। ठीक है, राजधानी वो है जहां से राज किया जाए। जैसे हमारे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसी तरह अधिकारी, अधिकारी उसे कहते हैं जो किसी काम का जिम्मेदार हो, उसे हम अधिकारी कहते हैं। ठीक है, संदेशवाहक यानी पोस्टमैन, जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाता हो, उसे संदेशवाहक कहते हैं। प्रांत, प्रांत कहते हैं किसी जगह को या किसी इलाके को हम प्रांत के नाम से भी जानते हैं, या ज़िला भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और धम, धम कहते हैं धर्म को। तो ये क्वेश्चन आंसर है। मौर्य साम्राज्य में भिन्न भिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। हमें इनकी सूची बनानी है, रिक्त स्थानों को भरना है। ये तमाम सवाल जवाब मैं आपको PDF के रूप में भेज दूंगा और आप उसमें देखकर काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।